सो अब हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट पार्ट विच इज ट्रेडिशनल थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने का, ये गेयरिंग मेंटेन करने का कि गेयरिंग कितनी हो, वैक कहाँ पे लोएस्ट होगा, ट्रेडिशनल थियरी क्या है। ठीक है, द वर्ड ट्रेडिशनल मीन्स ओल्ड। ठीक है, जो पहले ली जाती थी, इसके बाद एमएम थियरी आई थी, लेकिन हम ट्रेडिशनल थियरी ऑफ गेयरिंग को जो है वो यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। समझने से पहले कुछ असम्पशंस हैं जो हम इस मॉडल में पिकअप करेंगे। ये असम्पशंस आप अपने पास नोट करेंगे। असम्पशन में हमारे पास पहली असम्पशन ये होगी कि हमारा टोटल कैपिटल विल रिमेन द सेम। सर क्या मतलब? अभी मैं आपको एक एग्जांपल करने वाला हूं, उससे बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। टोटल कैपिटल विल रिमेन द सेम, ओनली द रेशियो विल चेंज। रेशियो चेंज होगा। दूसरी असम्पशन एक तरीके से ये कह लो कि एक सोर्स से कैपिटल रेस करेंगे तो दूसरे सोर्स को वापस कर देंगे, पहले सोर्स से रेस करेंगे तो दूसरे वाले सोर्स को वापस कर देंगे, ताकि टोटल हमारा जो मार्केट वैल्यू का है वो सेम रहे। डेट से पैसे लेंगे तो इक्विटी को वापस कर देंगे, इक्विटी से पैसे लेंगे तो डेट को वापस कर देंगे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे एक बड़ी जो है वो असम्पशन है जो हमने यहाँ पे पिकअप की है। सही है, अब हम अपनी एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। अ कंपनी, मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है, दिस इज ऑल इक्विटी। एक ऑल इक्विटी कंपनी जिसके अंदर टोटल इक्विटी मौजूद हो, इसका वैक बराबर होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। क्योंकि सर केडी का नामो निशान नहीं होता, तो वैक कैलकुलेट करते वक्त आपके पास सिर्फ इक्विटी की मार्केट वैल्यू होती है और इक्विटी की कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे जो वैक निकलता है वो के के बराबर होता है। बिल्कुल सर ऐसा ही है। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो डेट। ठीक है, कोई डेट नहीं है। इसी कंपनी की इक्विटी अगर हम देखते हैं तो इक्विटी हमारे पास 100 इंटू 15%, 15 रुपए तकरीबन ये बनता है। डेट जीरो है, 0 इंटू 0%, यहाँ पे ये 0 बनता है। देख लो, ये 15 बना और ये कैपिटल स्ट्रक्चर टोटल 100 बना। अगर मैं इसका एवरेज लेके यहाँ पे वैक कैलकुलेट करूं तो वैक 15% ही आएगा, वैक 15% ही आएगा। हेंस हमारे पास एक चीज प्रूव हो गई कि एक ऑल इक्विटी कंपनी का जो वैक होता है वही उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। यानी अगर इस कंपनी में 15% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी नजर आ रही है तो जीरो डेट की कंडीशन में इसका वैक इससे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन ट्रेडिशनल थियरी ये कहती है कि अगर आपको डेट थोड़ा सा मिल रहा है, एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको मिल रहा है, तो यहां पर आप डेट रेस करके अपने वैक को लो कर सकते हैं। ट्रेडिशनल थियरी का पहला पॉइंट ही है कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज होता है, एक चीपर सोर्स आपके पास आती है और आपका वैक जो है वो रिड्यूस हो जाता है। आए देखते हैं क्या ऐसा होता है। उसको देखने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा भाई कंपनी ऑब्टेन्स डेट ऑफ ₹20 एंड रीपे टू दी इक्विटी। सबसे पहले हमने बात ये की थी कि भाई एक सोर्स से रेज होगा, दूसरे सोर्स को पे हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। आओ देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन बनती है। अब अगर 20 के साथ आपने ये किया है तो आपकी इक्विटी रही ₹80 की और अब आपका डेट हो गया ₹20 का। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे गौर से देखो, मुझे डेट फॉर एग्जाम्पल मार्केट से मिला है 10% पे। अगर एक बिजनेस की कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 चल रही है, मार्केट में डेट का रेट 10% चल रहा है, तो ठीक है, मुझे इधर ₹2 ला के देने। लेकिन सर यहाँ पे जब आपने डेट रेस किया और इक्विटी को कम कर दिया, तो आपका जो गेयरिंग है, गेयरिंग गेयरिंग मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो, ये इंक्रीज कर गया। क्यों सर? पहले आप 100% इक्विटी पे थे, अब आप 80% इक्विटी पे हैं, 20% डेट पे हैं, तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज कर गया, आपका गेयरिंग रेशियो इंक्रीज कर गया, आप डेट में आ गए। तो यहाँ पे जो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाएगा। और जब कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है तो क्या चीज इंक्रीज हो जाती है? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अब शेयर होल्डर ये कहता है कि भाई मैं सिर्फ बिजनेस रिस्क कैरी नहीं कर रहा,
मैं फाइनेंशियल रिस्क भी कैरी कर रहा हूं, तो मुझे इस फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर प्रीमियम मिलना चाहिए। ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि जब आप डेट लेंगे तो इस डेट को लेने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। कितनी इंक्रीज करेगी वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होगा, लेकिन हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई 15.5% होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका कंपोनेंट डेट का नहीं आया, अभी थोड़ा सा कंपोनेंट आया, अभी 12 जो है वो छोटा सा कंपोनेंट आया। तो हमने क्या किया, हमने 80 इंटू 15.5% ले लिया। आइए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन में क्या नंबर आता है सर, एट द सेम टाइम 80 रुपीज इंटू 15.5%, so this gives me 80 into 15.5, 12.4। ठीक है, ये बन जाता है मेरे पास 12.4। पहले मुझे अपने इक्विटी होल्डर्स को 100 रुपए के ऊपर 15% के हिसाब से 15 रुपए का रिटर्न लाके देना होता था। अब ये थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया सर? ये इसलिए इंक्रीज कर गया क्योंकि इसका जो रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क है वो भी इंक्रीज कर गया। यानी अब ये सिर्फ अकेला हकदार नहीं है, पहले डेट होल्डर्स को पैसे मिलेंगे, फिर इसको पैसे मिलेंगे। इसको हम कहते हैं गियरिंग रेशियो या डेट टू इक्विटी रेशियो, ये इंक्रीज कर गया यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 14.4 बनता है, और इधर देखा जाए तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अभी भी सेम ही है। सर ऐसा थोड़ी होता है कि डेट लेके कंपनी को वापस कर दें इक्विटी, हो सकता है इक्विटी वही होती, डेट ले लिया होता। बात आपकी सही है, लेकिन फिर ना ये ट्रेडिशनल थ्योरी प्रूव नहीं हो पाएगी कभी। हमने प्रूव करने के लिए ये अजम्पशन दी है कि इक्विटी के 20 रुपए हमने जो है जो डेट के 20 रुपए हमने रेज किए उससे हमने इक्विटी वापस कर दी। अब आप यहाँ पे वैक देखो, आपका वैक क्या बनता है सर? अब हमारा वैक बनता है 14.4%। ये ट्रेडिशनल थ्योरी का पहला पॉइंट इधर प्रूव होता है। ट्रेडिशनल थ्योरी का पहला पॉइंट यहाँ प्रूव होता है कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज करेगा, ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि भाई जब डेट इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होती है, और वो हमें नजर भी आ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर इंक्रीज कर रही है। लेकिन वैक ओवरऑल पे रिड्यूस हो जाता है। वैक ओवरऑल पे क्यों रिड्यूस हो जाता है सर? इसलिए रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आपके पास एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस आ जाती है। आपके पास एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस आ जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की इंक्रीज की आप बात कर रहे हो, हाउ मच कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इंक्रीज्ड? हाउ मच कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इंक्रीज्ड? हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी इंक्रीज कर जाएगी? इसके बारे में ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि इट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। इट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड and depends on the market participants यानी कि शेयर होल्डर्स पे। शेयर होल्डर्स के ऊपर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी इंक्रीज होती है। हालांकि एमएम थ्योरी इसका आपको जवाब देगा। अभी हमने एमएम थ्योरी नहीं पढ़ी है, एमएम थ्योरी आपको इसका जवाब देगी कि कई कितनी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन एक फंडामेंटल बात हमें यहाँ समझ में आई कि जब डेट इंक्रीज होगा, नंबर वन, जब डेट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी, और जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी और डेट आप ले चुके हैं जो एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो वेटेड एवरेज लेवल पे आपका वैक रिड्यूस हो जाएगा। वेटेड एवरेज लेवल पे आपका वैक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यही ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है। तो क्या सर ये वाला वैक लोएस्ट है? क्या ये लोएस्ट बन जाता है? नहीं, ये भी लोएस्ट नहीं बना। आए इसको जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। अब क्या हुआ, कंपनी में लालच बढ़ गई। कंपनी ने बोला वाह यार, डेट बढ़ रहा है तो मेरा वैक कम हो रहा है, पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं लेकिन मेहनत कम करनी पड़ रही है। पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं लेकिन मेहनत जो है वो कम करनी पड़ रही है। आए जरा थोड़ा सा डेट और लेते हैं और इक्विटी को फारिग करते हैं। उन्होंने कहा जी बेहतरीन, कोई मसला ही नहीं है। इस दफा उन्होंने क्या किया, केस नंबर 3 के अंदर कंपनी ऑब्टेन्स डेट ऑफ ₹30, 30 रुपए और लिए, ठीक है, और रीपे कर दिया इक्विटी को। इक्विटी को हमारे पास जो है वो रीपे कर दिया। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, अब हो गया जी इक्विटी बन गई 50 और डेट भी हो गया 50। अब इक्विटी होल्डर का और रिस्क बढ़ रहा है, ये कह रहा है भाई ये तो और डेट ले रहे हैं,
यहाँ पे तो मुझे बाद में ही पैसे मिलेंगे, मेरा डिविडेंड तो बाद में ही आएगा, पहले डेट होल्डर को पेमेंट जाएगी। तो उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लीजिए सवाल में 16.5% हो जाती है। तो सर क्या जब आईकैप हमें ट्रेडिशनल थ्योरी पूछेगा वो नया वाला के ही निकाल के देगा? बिल्कुल निकाल के देगा। सवाल अगर ट्रेडिशनल थ्योरी का होगा तो आईकैप आपको बताएगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने परसेंट से इंक्रीज हुई। 50 को अगर आप 16.5 करो तो ये बन जाता है 8.25, और यहां अगर आप 50 को 10% करो तो ये बन जाता है एट द सेम टाइम 5। कुल मिला के नंबर हो गया 13.25, और यहां पे हो गया 100। अब कंपनी कह रही है वाह भाई, ये तो मतलब जबरदस्त काम हो गया है, हमारा वैक और रिड्यूस हो गया। पहले हमें इसी 100 रुपए के प्रोजेक्ट के ऊपर 15 रुपए का रिटर्न लाके देना पड़ता था, फिर 14.5 का हुआ, अब यही रिटर्न 13.25 का हो गया, 13.25। सर ये क्यों हुआ है? ये देखो, केडी इंक्रीज नहीं कर रहा तुम्हारा, तुम्हें बैंक का लोन 10% पे ही मिल रहा है अभी भी, बैंक का लोन तुम्हें अभी भी 10% पे ही मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज कर रही है। वेटेड एवरेज लेवल पे, वेटेड एवरेज लेवल पे वैक रिड्यूस हो रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा वैक रिड्यूस हो गया। यानी यहाँ पे मैं अगेन कह सकता हूं कि सर जब मैंने डेट बढ़ाया तो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज कर गई, लेकिन टोटलिटी पे वैक जो है वो डिक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट इज स्टिल चीपर। ये कॉस्ट ऑफ डेट अभी भी मुझे सस्ती पड़ रही है, अभी भी 10% पड़ रही है, तो ओवरऑल लेवल पे मेरा जो वैक है वो इतना इंक्रीज नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब हम एक और जो है वो लोएस्ट पोजीशन के ऊपर आ गए। हमने देखा वैक इससे भी जो है वो 13.25 हो चुका है। अब सवाल हमने फिर अपने आप से पूछा, इज इट द लोएस्ट लेवल? इज इट द लोएस्ट लेवल? ठीक है, मैनेजमेंट ने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब हम एक काम करते हैं, हम और डेट लेते हैं और डेट लेके इक्विटी को जो है वो रीपे कर देते हैं। ठीक है, इनकी लालच बढ़ती ही जा रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया। ये वाला स्टेप अब गौर से देखिएगा। इन्होंने यहाँ पे मजीद इक्विटी डेट लिया, मजीद डेट लिया 20 रुपए का, फर्दर डेट ऑफ ₹20 एंड रीपेड टू दी इक्विटी होल्डर्स। इन्होंने मजीद डेट लिया और इक्विटी होल्डर्स को वापस किया। अब क्या सिचुएशन बनी? अब इक्विटी हो गई 30 रुपए की, डेट हो गया 70 रुपए का। लेकिन इस दफा जब वो बैंक के पास मांगने के लिए गए, बैंक के पास मांगने गए, बैंक ने बोला भाई तुम तो डेट से बढ़ते ही जा रहे हो, कल को खुदा ना खास्ता तुम्हारा बिजनेस नहीं चला, बिजनेस में कोई लॉस आ गया, कोई और इश्यू आ गया, कोई और मसला आ गया, तो आप तो हमारा इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पाओगे, आप तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो पे ही नहीं कर पाओगे। बैंक वाले ने क्या किया, बैंक वाले ने इनका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया कि पूरे 70 रुपए के ऊपर जो एवरेज आई वो 10.5% की आई। इसमें 50 रुपए का जो डेट है वो पिछले 10% वाला है, और जो 20 रुपए का डेट है वो बारह इतना बढ़ गया है कि जो वेटेड एवरेज आया, जो एवरेज आया वो बेसिकली 10.5% का आ गया। यानी इनकी डेट की कॉस्ट अब इंक्रीज कर गई, इनकी डेट की कॉस्ट अब क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़नी ही थी, जाहिर बहुत रिस्की कंपनी हो चुकी थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो जो है बढ़नी ही थी, वो 22% हो गई। सर क्या आएगा हमें एग्जाम में देगा? बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो 30 को अगर आप 22% से मल्टीप्लाई करें दिस गिव्स यू 6.6, और यहाँ पर अगर आप 70 को 10.5 से करें दिस गिव्स यू 7.35। कुल मिला के ये हो जाता है 13.95। अब अगर आप गौर से देखो तो आपका वैक इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? सर अब ये वैक इंक्रीज कर गया, ये हो गया 13.95%, ये हो गया 13.95%। यहां पे हमारा वैक कितना था? हेयर सर दिस वाज 13.25, यानी हमें समझ में आया कि हाँ ये वाला जो वैक है ये लोएस्ट है। इससे ज्यादा अगर हम डेट लेने की बात करेंगे, ये लोएस्ट है, अगर इससे ज्यादा हम डेट लेने की बात करेंगे तो हमारा वैक ओवरऑल लेवल पे इंक्रीज कर जाएगा, जबकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमारा वैक जो है वो लोएस्ट हो। सर ये मकसद वाली डिस्कशन हमने अभी यहाँ पे ऑल्टरनेट कैलकुलेशन के अंदर इधर पढ़ी है कि हमारा जो कोर पर्पस है वो पर्पस क्या है कि हमारा वैक जो है वो लोएस्ट होना चाहिए।
यही हमारा वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जिसपे रिटर्न सबसे ज्यादा हो, फाइनेंसिंग ऐसी हो जिसपे वैक सबसे कम हो। यानी जब किसी से पैसे लेने जाएं तो सस्ते सस्ते हो, जब किसी को पैसे देने जाएं तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेकर आए। ठीक है, समझ में आती है बात? ये अब हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी पे। यानी ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि भाई ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे वैक तुम्हारा लोएस्ट हो। अब आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक और छोटी सी चीज यहाँ पे कर देता हूँ। अब क्या हुआ जी, एक और केस, एक और केस ये बना कि आपने फर्दर डेट लिया 10 रुपए का, फर्दर डेट ऑफ ₹10 एंड रीपेड टू द शेयर होल्डर्स, रीपेड टू द इक्विटी होल्डर्स। ठीक है, आपने इनको रीपे कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो मेरी क्या सूरत हाल बनती है, अब इक्विटी सिर्फ और सिर्फ 20 रह गई है और इक्विटी होल्डर का इतना रिस्क बढ़ गया है कि वो बोल रहा है भाई मैं 25% रिटर्न इस कंपनी से चाहता हूं। अगर 25% देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो मैं बेच दूंगा इस कंपनी के शेयर्स को और इसकी वेल्थ, मतलब एक तरीके से मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। जब मार्केट वैल्यू गिरेगी तो नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट का मकसद होता है कंपनी की सबसे अच्छी से अच्छी जो है वो वैल्यू लगे। फिर यहाँ पे आ जाओ, ₹80 का अब आपका डेट हो गया 100 टोटल। अब बैंक बोल रहा है भाई आपका रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। अब बैंक ये कह रहा है कि आपका रेट जो है वो बहरहाल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, तो अब आपका जो एवरेज डेट आ रहा है वो आ रहा है 14% पे। पिछला वाला 10% वाला है, फिर कुछ उससे ज्यादा वाला है, कुछ उससे ज्यादा वाला है, कर करा के जो एवरेज आ रही है वो 14% की आ रही है। यानी ये बन जाता है एट द सेम टाइम आपके पास 14% के हिसाब से 11.2, यहाँ पर आ गया 16.2। अब आप देखो आपका वैक कितना इंक्रीज कर गया। सर मेरा वैक यहाँ पे बन गया एट द सेम टाइम 16.2%, even higher than what you had when you were on 100% equity। 100% इक्विटी के केस में भी इतना नहीं इंक्रीज हुआ था सर जितना अब आपके पास जो है वो इंक्रीज कर गया है। ये पूरी एक डेमोन्स्ट्रेशन से हमें ये बात समझ में आई कि ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है भाई, ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि जब आप डेट लेना शुरू करोगे तो वैक नीचे आएगा। हमारी जो ये ट्रेडिशनल थ्योरी है, इसका पहला पॉइंट ये है कि जब डेट इंक्रीज होगा तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा, जब फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा तो केई इंक्रीज होगी, लेकिन एवरेज लेवल पे आपका वैक जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डेट बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आपका वैक डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए ये कहता है कि भाई ऑप्टिमल, ये कहता है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे वैक लोएस्ट हो और मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी हाईएस्ट हो। वैक लोएस्ट हो और मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी आपकी हाईएस्ट हो। जहां वैक लोएस्ट होगा और मार्केट वैल्यू कंपनी हाईएस्ट होगी, ऐसे स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे और ऐसे स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? एक एनालिस्ट को कैसे पता चलेगा कि वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है? तो वो एनालिस्ट को ये करना चाहिए कि वो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करे। यहाँ पे गियरिंग है, गियरिंग बढ़ती चली जा रही है और ये हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जितनी गियरिंग बढ़ाते जाएंगे आपका डेट कम होता चला जाएगा। तो इसको एक ग्राफ की शक्ल में, इसको एक ग्राफ की शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है और इस तरह से कुछ इसका, इसकी जो है वो लाइन ड्रॉ होती है। शुरू में आपका वैक ज्यादा होता है, वो डिक्रीज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, लेकिन इवेंचुअली फिर ये यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल जो ये वाला पॉइंट है, बिल्कुल जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपका वैक है कंप्लीटली लोएस्ट, यहाँ पे आपका वैक है लोएस्ट और ऑल्टरनेट कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी यहाँ पे होगी हाईएस्ट। तो इसको ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है दिस इज योर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी सर ज्यादा सादा और आसान जबान में
ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर है जहां पे एग्जैक्टली आपको जो डेट मिल रहा है वो एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जिस पॉइंट से कॉस्ट ऑफ डेट आपकी इंक्रीज करने लग जाए, जिस पॉइंट से आपकी कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज करने लग जाए, वहां पर आके आपको मजीद डेट लेना रोक देना चाहिए। वहां पर आके आपको मजीद डेट लेना रोक देना चाहिए, क्योंकि फिर आपको केडी इतनी महंगी पड़ रही होगी कि आपका ओवरऑल बैक जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। यानी सर अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या है? हम अगर इसको कंक्लूड करें तो हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या है? हमारे पास इसका कंक्लूजन ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी will increase with the increase of debt. Because financial risk will increase. Financial risk बढ़ जाएगा, लेकिन WACC will reduce as debt will be cheaper source of finance. Debt will be cheaper source of finance. लेकिन एक कंक्लूजन ये वहां पे देता है कि भाई जहां WACC इंक्रीज करने लग जाए वहां आपको गेयरिंग रोक देनी चाहिए. Gearing should be stopped increasing at the point where WACC starts increasing due to expensive cost of debt. जहां आपका कॉस्ट ऑफ डेट एक्सपेंसिव होने लगे या आपका टोटल WACC जो है वो एक्सपेंसिव होने लगे, बढ़ने लगे, वहां पे आके आपको अपने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देना चाहिए. यानी मेरा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ये वाला पॉइंट होता है, इसलिए बिकॉज ओवरऑल लेवल पे मैं एक ऐसे एरिया को अचीव करना चाहता हूं जहां पे मेरा WACC लोएस्ट हो और मेरी मार्केट वैल्यू बिल्कुल जो है वो मैक्सिमम हो. ठीक है, उससे ज्यादा मैं डेट लूंगा तो फिर मेरी जो मार्केट वैल्यू वो गिरने लगेगी, वो WACC जो है वो इंक्रीज करने लगेगा. यानी ये इस फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है. WACC इज इक्वल्स टू PBIT अपॉन मार्केट वैल्यू. जब मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू PBIT अपॉन WACC, ये WACC जितना लोएस्ट होगा उतना मार्केट वैल्यू आपकी जो है वो हाईएस्ट होगी. क्योंकि देखो PBIT अर्निंग्स का ताल्लुक एसेट्स से होता है. एसेट इक्विटी से आए या डेट से आए, मशीन को फर्क नहीं पड़ता उसे इक्विटी से खरीदो या डेट से खरीदो. मशीन से चीज बनेगी, बन के सेल्स होगी, सेल्स से इनकम आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, PBIT बन जाएगा. PBIT इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इक्विटी और डेट. लेकिन अगर आपका फाइनेंसिंग मिक्स अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो आपको कम रिटर्न वाले प्रोजेक्ट में भी आपके शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स सेटिस्फाइड रहेंगे. आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स के शेयर्स की भी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और जब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो टेक्निकली उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी. जो इलॉन मस्क इतना वेल्थीएस्ट पर्सन क्लासिफाई हुआ था कि उसने दुनिया में सबको पीछे छोड़ दिया था, वो कैसे हुआ था? कोई उसके घर में जो पैसे रखे हुए थे वो 1 के 2 या 2 के 21 तो नहीं हो गए थे. उसने जो शेयर्स ओन किए हुए थे टेस्ला के, उन शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज कर गई थी, और जब वैल्यू इंक्रीज कर गई तो उसकी वेल्थ इंक्रीज कर गई. इसलिए हर कंपनी के मैनेजमेंट का ये फरीजा होता है कि वो कंपनी की मार्केट वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे, और ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने की वजह से मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से उनकी वेल्थ इंक्रीज करती है. तो मार्केट वैल्यू को एक तरीका कंट्रोल करने का WACC है, और WACC के ऊपर एक थ्योरी हमारे पास ट्रेडिशनल थ्योरी है. सर इस ट्रेडिशनल थ्योरी को ICAP बहुत ज्यादा नहीं पूछता, ये एक ऑब्सोलीट हो चुकी हुई थ्योरी है. लोग बहुत ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करते. ज्यादातर जो थ्योरी इस्तेमाल होती है वो MM थ्योरी इस्तेमाल होती है, लेकिन चूंकि हमारे ये कोर्स में है और MM थ्योरी को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है, इसलिए हमने बहरहाल जो है वो इसको यहाँ पे मुकम्मल तरीके से जो है वो डिस्कस कर लिया. सो दिस इज अबाउट ट्रेडिशनल थ्योरी. ICAP कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन देता है आपको कि भाई ये चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आया है, WACC कैलकुलेट करो,
तो वो आपको नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी और नया कॉस्ट ऑफ डेट दोनों बताएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट जब आपको बताएगा तो सिंपल आपने बैक के फॉर्मूले में इनपुट करके चीजें कैलकुलेट कर लेनी है। इससे ज्यादा ट्रेडिशनल थ्योरी का कोई बड़ा या मेजर केस या इस तरीके की कोई बड़ी चीज जो है वो नहीं आने वाली। सो यहाँ पे हमारे ये ट्रेडिशनल थ्योरी का जो है वो कॉन्सेप्ट मुकम्मल होता है। अब हम इसी को लिंक करते हुए, इसके ऊपर लिंक करते हुए एमएम थ्योरी को देखते हैं और एमएम थ्योरी के सवालात सॉल्व करके समझते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो मुकम्मल हो जाता है।